हेलो एवरीवन। हमने पढ़ना शुरू किया था राजस्थान की, जो राजस्थान अजमेर बोर्ड की जो बुक आती है राजस्थान के लिए, क्लास 9 के लिए, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसके हमने 2 अध्याय पहले के 2 वीडियोस में पढ़े और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। उसमें सबसे पहला आंदोलन हम पढ़ते हैं, जो कि है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी संवर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों को में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास जी की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने में जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण है 1897 से 1915 तक ईस्वी तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से लेकर आरंभ हुआ और 1923 तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलनों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ा गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। 1897 में बिजोलिया ठिकाने में हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुर गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतृप्त किसानों ने एक दूसरे के विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह को भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बोले बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ तले दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल के एक नया कर चौरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए लेना लिखा है ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों को में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों को इसका मुख विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। इसके स्थान पर उनका निकट का
संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासकों ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय में सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। फिर है 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासक कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों के लिए भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इस हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक वास्तविक नाम भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक के कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलनों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान से एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने में कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा संयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति से निराकरण हेतु पथिक के किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। उनकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का वह सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया के आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरवाल माल के किसानों की स्थिति जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। स्नेह स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत के महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ।
जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चित किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हालैंड, उसके सचिव आलगवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई, लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार से समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान भी मांग बढ़ा दी। 1923 से लेकर 26 का समय किसानों के लिए बड़ा तकलीफ में गुजरा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों के आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। फिर है 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं के बीच से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को अपनी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। फिर है बेगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में। बिजोलिया के आंदोलन के प्रेरणा पाकर बेगू यानी कि मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बैठ व्यागार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई। फिर आता है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य के किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहिर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बड़े भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य में रहने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबदार ने नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन
समाप्त हो गया। फिर है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्माल नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासिम खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य कार्नलविस के में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं की समाधान भी किया गया। फिर आता है अलवर के किसान आंदोलन एवं नीमू चना हत्याकांड 1921 से लेकर 1925 तक। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियायत सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौते कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923 से 24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरें को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमू चना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों के मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। फिर आता है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू किसानों के समान बूंदी राज्य में किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें लगभग 25 और बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती रहे। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य के इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुजर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलनों को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ में से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र के आंदोलन
का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हिंडोज में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर आता है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य में पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए व आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीफ का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने उसकी इजाफा के नाम से बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीफ की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ यानी कि शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जमींदारों द्वारा जाटों पर किया जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंधित स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगा न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देश राज ने सीकर और शेखावटी के जाट नेताओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनसे एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू के जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देश राज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कूट आलोचना की गई। इनसे खिन्न होकर ठिकानों के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव के किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1924 ईस्वी को जाट महिलाओं के
ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 ईस्वी में सिकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चैतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचलना नहीं जा सका। अंततः सिकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाठड़ा नाऊ, हरु सिंह पलनाथा, गोरू सिंह कठराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कासवाली आदि थे। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडाणा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लामपुर, इस्माइलपुर, जखारा, मछलीसर, असलीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हीरा अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम में जाट किसानों के घरों में आग लगा दी जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डुंडलोद में ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा इसके भाई हरनाथ सिंह के ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायत की पुष्टि की और 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डुंडलोद में ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उनके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उसने समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकानों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिससे शेखावटी व सिक्कर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सिक्खर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की।
उसके बाद आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों में तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषदों के नेतृत्व को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कठालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 23 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना राजस्थान की किसान सभा और लोकसभा परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधाकृष्ण बोरा, किशन लाल साहा, नरसिंह कच्छावा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला आदि भाग लेने वाले डाबड़ा पहुंचे। वे स्थानीय लोक नेता मोतीलाल चौधरी के स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान आंदोलन को न होने देने के लिए तैयारी कर दी थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नरसंहारपूर्ण मिटाई। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। फिर आता है अपने बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरदारी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र और शेखावटी में जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी में विशाल जाट प्रतिनिधित्व महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य में जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदारी बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर में किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उसके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायत राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दुधवा खारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी स्पष्ट एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह अपने भादरा में महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जो कि घटना है जून 1945 ईस्वी की। हनुमान सिंह वह देश प्रदेश द्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब होने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगा नगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने उसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंत अंत तो गौतवा बीकानेर राज्य के लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। उस तब उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को ये हुआ और यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि सबसे इससे राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। किसानों का आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। फिर है 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसके अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदयत सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना के प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से पद त्याग दे दिया है। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। फिर है अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जमींदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे, इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमावस्या अत्याचार किए गए। कागड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। सर्वत्र यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन करने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। इसी के साथ ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।